हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं आज लेके आई हूँ क्लास 12 का जितना भी डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है सब कुछ लेके आई हूँ। आज हर एक डायग्राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। जो इम्पॉर्टेंट रहेगा कि एग्जाम में कौन सा डायग्राम आ सकता है वो भी बताऊँगी साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, उसका पहला डायग्राम देखिए। एक फ्लावर का है, सिंपल फ्लावर है, ठीक है। ये सिपल हो गया, ठीक। ये जो होगा, जो कलर हमको दिखता है ना, सुंदर कलर फ्लावर का, जो इससे हम अट्रैक्ट होते हैं, वो क्या होता है? पिटल होता है, ठीक है। ये देखिए, इसको बोलते हैं एंथर। ये वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये मेल स्ट्रक्चर है, इसे साथ में बोलते हैं स्टैमेन, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एंड्रोसियम। ये मेल का बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ये वाला देखिए फीमेल का पार्ट है, ठीक है। जो सबसे ऊपर होगा ये स्टिग्मा होगा। ये लॉन्ग सिलेंडर जो स्टॉक दिख रहा है इसको बोलेंगे स्टाइल, और नीचे ओवरी होगा। जब भी पॉलिनेशन होता है, जो पॉलन ग्रेन आके जर्मिनेशन कहाँ करते हैं? स्टिग्मा वाले पार्ट पे। फिर उनका जो पॉलन टिप का जर्मिनेशन होता है इसी के थ्रू ऐसे जाके कहाँ पहुंच जाते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट मींस एम्ब्रियो सैक के पास, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम दिया गया है, ये है एंथर। ये वाला फिलामेंट है, इसको साथ में बोलेंगे स्टैमेन, ठीक है। ये कैसे होते हैं? जनरली जो होते हैं बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है। इनमें दो लोब पाए जाते हैं, देखिए एक लोब यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। इसके अलावा इनको बोलते हैं डाइथीकस, मीन्स इस तरीके से जैसे लोब बना हुआ है तो एक थीका यहाँ पाया जाता है, एक थीका यहाँ, मीन्स कि एक लोब में एक एक थीका पाया जाता है। यहाँ देखिए, इसे बोलते हैं डाइथीकस भी, ठीक। यहाँ देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो लाइनिंग इस तरीके से की गई है, चार कोनों वाला, ठीक। यहाँ पे पॉलन सैक है, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन बनते हैं। आगे देखिए, जो लाइन ऑफ डेसेंस इसे कट किया गया है ताकि इसको दिखाया जा सके। नेक्स्ट डायग्राम है। नेक्स्ट डायग्राम दिया गया है किसका? माइक्रोस्पोरेंजियम का। माइक्रोस्पोरेंजियम को ही कहते हैं पॉलन सैक, जहाँ पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये वाला देखिए, जो ये वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसको अच्छे से विजुलाइज किया गया है। जो सबसे ऊपर है, चार लेयर होती है। पहला एपिडर्मिस होगी, फिर इंडोथीसियम होगा, मिडिल लेयर होगा एंड देन टैप्टम। चार लेयर होती है किसकी? माइक्रोस्पोरेंजियम की। जो अपर होगा एपिडर्मिस, जैसे कि हम जानते हैं जो अपर सरफेस होता है वो क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। इसके बाद होगा एंडोथीसियम, फिर दो या तीन लेयर जो होती है वो मिडिल लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा? टैप्टम। जो टैप्टम होता है ना, वो बोल सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। उसमें तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, लेकिन जो सेल का डिवीजन नहीं हो पाया, इसीलिए एक सेल में हमको कई सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। जो बाहर के तीन लेयर होती हैं जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है पॉलन ग्रेन को। इसके अलावा ये क्या करते हैं? जब पॉलन ग्रेन पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक में, तो ये क्या करते हैं? डेसेंस मीन्स की पॉलन ग्रेन को क्या करती है? डिस्पर्स कराने में हेल्प करती है। इसके अलावा जो टैप्टम होता है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ सेल है, इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। यही सेल आगे चल के मियोसिस करके यहाँ पे बनाते हैं, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये वाला पूरा हो गया। बीच में क्या है? कनेक्टिव। ये देखिए, जैसे हमने देखा था ना कि क्या है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है किसका? जो एंथर है उसके ऊपर जो बाइलोब स्ट्रक्चर है वो कैसा? टेट्रागोनल है, मीन्स की चार माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यही होगा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम का ये चार वॉल है, जैसे एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैप्टम, ठीक है। ये चारों वॉल है। इसके अलावा यहाँ पे भी देखिए दिखाया गया है, ये जो ऊपर की वॉल है सबसे आउटर, जो एपिडर्मिस हो गया, इसके बाद इंडोथीसियम हो गया, फिर जो तीसरी लेयर है वो है मिडिल लेयर, इसके बाद अंदर टैप्टम है, और ये स्पोरोजेनस टिश्यू यही आगे चल के क्या करेंगी? मियोसिस करेंगे। मियोसिस करके पॉलन ग्रेन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से जब पॉलन ग्रेन बन जाता है तो तीनों लेयर मैंने बताया था, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर ना, यही हेल्प करती है जो पॉलन सैक है ना उसको तोड़ने में। तभी तो जो पॉलन ग्रेन हजारों बन चुके हैं इनको बाहर डिस्पर्स कराने में हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है देखिए, पॉलन ग्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की हेल्प से देखा गया कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनके डिफरेंट शेप एंड साइज होते हैं, डिफरेंट टाइप की डिजाइन होती है। ऐसे डिजाइन क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है उनमें दो लेयर पाई जाती है। जो बाहर की लेयर होती है वो स्पोरोपॉलिन की बनी होती है, इसको एक्साइन कहते हैं। जो अंदर की लेयर होती है वो बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन को, इसे इंटाइन कहते हैं, वो कंटिन्यूअस होती है। एक्साइन की वजह से क्या होता है? डिफरेंट टाइप की हमको डिजाइन, शेप हमको देखने को मिलते हैं पॉलन ग्रेन का। जैसे कि स्पेरिकली जो शेप है, हम डायमीटर बोल सकते हैं 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं पॉलन ग्रेन के, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, मिस माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब मियोसिस होकर चार माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे इस तरीके से। अब इसके पूरे एकदम सटे सटे होंगे, क्लस्टर के फॉर्म में होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड में चार एक साथ क्या है? माइक्रोस्पोर है। अब यहाँ पे क्या होगा? जो पॉलन ग्रेन में मैचुरेशन होगा, ये पॉलन ग्रेन का एक सेल लिया गया है, मीन्स हम बोल सकते हैं जो माइक्रोस्पोर टेट्राड का एक माइक्रोस्पोर लिया गया है, उसमें देखिए पहले वैक्यूल बनेगा, फिर न्यूक्लियस होगा उसमें, फिर एक एसिमेट्रिक स्पेंडल शेप का यहाँ पे न्यूक्लियस बनता हुआ दिखेगा।
फिर क्या होगा, सेल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेल डिवाइड नहीं होगा, बस उसमें न्यूक्लियस का एक पार्टीशन हो जाएगा। ये वेजिटेटिव सेल हो गया, जो इसमें क्या होता है पूरा भर भर के न्यूट्रिशन मीन्स रिजर्व फूड भरा रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका न्यूक्लियस जो होता है इसका कोई शेप नहीं है, इरेगुलर शेप का होता है। और जो छोटा सा सेल होगा जो फ्लोट करेगा कहाँ, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल को, इसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। यही सेल आगे चल के यही इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाता है। ठीक है, यही जाके आगे क्या करते हैं, बोल सकते हैं सिंगैमी कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन जाके यही करते हैं। ठीक है, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है एसिमेट्रिकल शेप का होता है। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है कि फ्लावर कि जो फीमेल वाले पार्ट है उनका, ये हिबिस्कस का पार्ट है, ये हो गया इसका स्टिग्मा, हो गया स्टाइल, हो गया ओवरी, हो गया थैलमस से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें हमको देखने को मिलता है कि मल्टी कार्पेलरी मीन्स जो फीमेल के पार्ट है बहुत ढेर सारे होंगे, बस चिपके चिपके होंगे, मीन्स फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे, उन्हें हम बोलते हैं सिनकार्पस। ठीक है, तो ये वाला देखिए इसका एग्जाम्पल है मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। यहाँ पे एक कार्पल हो गया, यहाँ पे कार्पल, इस मतलब वो फ्यूज्ड है, इसका एग्जाम्पल पेपर हो गया। और यहाँ पे देखिए ये ढेर सारे कार्पल क्या है, फ्री फॉर्म में जैसे निकले हुए हैं, आप दिख रहे हैं यहाँ पे ढेर सारे कार्पल से। ये भी क्या है, मल्टी कार्पलरी मीन्स एक से ज्यादा कार्पल पाए जा रहे हैं, वो भी क्या है, फ्री फॉर्म में। तो इसका एग्जाम्पल मिचेलिया दिया। इसके अलावा लोटस होता है, रोज होता है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, आप उसमें देखेंगे तो ढेर सारे कार्पल क्या होंगे, मीन्स फ्रीली मूव, मतलब फ्रीली क्या होंगे, बाहर निकले हुए होंगे, फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए ये है एनाट्रोफस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंड है ये चलाइजा, ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है उल्टा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है एनाट्रोफस। ये बोल सकते हैं इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। जो बेसल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है चलाइजा एंड, उसके अपोजिट जो एंड होगा इसको माइकोपाइलर एंड कहते हैं। बीच में कौन होगा, एम्ब्रियो सैक होगा। ठीक है, यहाँ पे उसके साइड में क्या होंगे, कुछ ऐसे सेल होंगे जो एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देंगे। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस है उसका ही सेल आगे चल के क्या बना दिया, एम्ब्रियो सैक बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जस्ट बगल में न्यूक्लियस होंगे जो क्या देते हैं, नरिशमेंट देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनर इंटीग्यूमेंट है जो प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट। ये दोनों जो इंटीग्यूमेंट होते हैं प्रोटेक्शन तो देते हैं एम्ब्रियो सैक के अलावा। इसके अलावा आपको ये देखने को मिलेगा कि जो माइकोपाइलर एंड है उसको उसने क्लोज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि यही वो रीजन है जहां से पॉलन ट्यूब वगैरह सब कुछ एम्ब्रियो सैक के पास आएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि ये जो माइकोपाइलर एंड है और ये फ्यूनिकल, ये जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल क्या करता है कि ओव्यूल को जोड़ता है किससे, प्लासेंटा से। ये कहीं एक ओव्यूल का मतलब स्ट्रक्चर दिया गया है, बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं ओवरी में, तो उसका एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि ओव्यूल किससे जुड़ा है। ये मान लीजिए बड़ी सी ओवरी होगी, फिर क्या होगा, प्लासेंटा होगा और एक ओव्यूल है मान लीजिए उसमें, तो क्या होगा उसमें जो ये ओव्यूल है किससे जुड़ा है, प्लासेंटा से जुड़ा है। कौन से पार्ट से, फ्यूनिकल से, और रीजन क्या है, हाइलम रीजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे कि किस तरीके से मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे मेगा स्पोर बनाने की कोशिश करेंगे, मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया माइकोपाइलर एंड हो गया और ये वाला चलाइजा एंड होगा उसके अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस का एक सेल आगे जाएगा जो डिवाइड करेगा, उसको बोलेंगे मेगा स्पोर और मदर सेल। अब मेगा स्पोर मदर सेल का मतलब है 2n क्रोमोसोम होगा, इनमें क्या होगा, मियोसिस होगा। जब पहली बार मियोसिस हुआ तो क्या हो गया, 2 सेल बने, इसीलिए यहाँ पे लिखा है मेगा स्पोर डायड लिखा गया। फिर जब सेकंड मियोसिस होगा तो एक मेगा स्पोर से 4 सेल हमको हैप्लॉइड देखने को मिलेंगे, तो इसको बोलेंगे मेगा स्पोर टेट्राड। लेकिन इसमें एक खास बात ये होती है कि 3 जो मेगा स्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। अब ये जानना जरूरी कहाँ से होते हैं, जो माइकोपाइलर एंड वाले होते हैं ये 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। लेकिन जो चलाइजा वाला एंड होगा वहां पे जो मेगा स्पोर बचा होगा यही जाके आगे फंक्शनल एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो इस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, कि एक बोल सकते हैं एक मेगा स्पोर से या एक फंक्शनल मेगा स्पोर से क्या बन रहा है, एक एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है, जिसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें एक सेल है तो अब ये भी क्या करेगा, अब एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन यहाँ स्टार्ट होना होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला माइटोसिस होगा 1 से 2 सेल, फिर दूसरा माइटोसिस होगा 2 से 4, फिर तीसरा होगा, मीन्स 8 सेल बन गए एक एम्ब्रियो सैक में। अब अरेंजमेंट होगा। ठीक है, माइकोपाइलर के पास क्या होगा, यहाँ पे एग अपरेटस होंगे। एग अपरेटस में क्या होता है, 2 सिनर्जिड के सेल होंगे, एक एग सेल होता है। इसके अलावा जो चलाइजेंट होगा, एंटीपोडल होगा, यहाँ पे 3 सेल आके इकट्ठा होंगे, मीन्स हम बोल सकते हैं 3 न्यूक्लियस यहाँ पे होंगे, बाद में फिर सेल उसके ऊपर बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो सेंट्रल सेल है यहाँ पे क्या होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई एक साथ होंगे। जो सेंट्रल सेल होगा सबसे बड़ा सेल होगा एम्ब्रियो सैक में, और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, कि बिलो किसके होंगे, एनसीईआरटी में दिया है कि बिलो किसके होंगे, एग अपरेटस के, मीन्स कि माइकोपाइलर वाले एंड को सीधा मानता है एनसीईआरटी। ठीक है, अब यही स्ट्रक्चर क्या हो गया है, उल्टा कर दिया गया कि यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड वाला नीचे कर दिया गया, चलाइजा वाला ऊपर कर दिया। जैसा कि हमने देखा चलाइजा में 3 एंटीपोडल हो गए, मीन्स कि यहाँ पे 3 जो
है बोले गए हैं यहाँ पे न्यूक्लियस जो गए हैं उनके ऊपर अब क्या होंगे, सेल वॉल बन गए, तो एंटीपोडल हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे माइक्रोपाइलर एंड में, यहाँ पे देखने को मिलेगा एग अपरेटस। एग अपरेटस से लगेगा कि यहाँ पे एग है और 2 सेल और हैं। ठीक है, एक एग सेल हो गया जिसका वैक्यूल नीचे होता है और बोल सकते हैं न्यूक्लियस ऊपर होता है। सिनर्जिट सेल होंगे, सिनर्जिट में क्या होगा, इनके जो न्यूक्लियस होंगे नीचे होते हैं, इनके वैक्यूल जो होते हैं ऊपर होते हैं। लेकिन सिनर्जिट सेल में एक खास बात यह है कि जो फिलीफॉर्म अपरेटस, ये क्या है, सेलुलर थिकनिंग है, सेल की थिकनिंग हो गई फिंगर लाइक इस तरीके से। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, सिनर्जिट में। यही क्या करता है, गाइड करता है। जब बाहर से पॉलन ट्यूब आएगा उसको गाइड करेगा, उसको रास्ता दिखाएगा, नहीं इधर 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 ही आना, इधर ही तुमको क्या करना है, यहीं पे आके तुम्हें फर्टिलाइजेशन करना, मीन्स गाइड करेगा। ठीक है, और जो पोरन न्यूक्लियाई होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं लार्ज सेंट्रल सेल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी एक खास बात और है कि एम्ब्रियो सैक, जो मेच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, 8 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, 7 सेल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए, 7 सेल, मीन्स 3 सेल इधर 3 सेल इधर 6, और एक जो बड़ा सा सेल है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे पॉलिनेशन देखते हैं कि ये पी का फ्लावर हो गया। इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, बहुत पास पास मेल और फीमेल वाले पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन है, फ्लावर पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है, तो कहीं से भी पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे गिर सकता है, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन ये वाला जो फ्लावर है एक ऐसा प्लांट है जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, एक शॉर्ट ट्रिक देती हूँ, COV कॉप, C फॉर कॉमिलिना, O फॉर ऑक्सैलिस, V फॉर वायोला, जिसे हम कॉमन पेंसी कहते हैं। इनमें हमें 2 टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, एक क्लिस्टोगैमस होता है, कैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस ऐसा फ्लावर होंगे जिसमें क्या होंगे, पूरी तरीके से क्लोज्ड होंगे, उनमें क्या होगा, ऑटोगैमी ज्यादा होगा। ठीक है, उसमें ऑटोगैमी ही होगा, उसे पॉलिनेटर की कोई जरूरत नहीं है, और सिट फॉर्मेशन भी हो जाएगा वहां पे पूरी तरीके से। ठीक है, इसके अलावा जो क्लैस्मोगैमस होंगे वो फ्लावर क्या होंगे, एक्सपोज्ड होंगे, उसमें ऑटोगैमी भी हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं जिक्नोगैमी भी हो सकता है, जिनोगैमी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ देखिए ये कैस्मोगैम्स फ्लावर है, मीन्स ऐसे फ्लावर जो पूरी तरह एक्सपोज्ड है, इसमें हम बोल सकते हैं ऑटोगैमी भी हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ये बर्ड स्टेज मीन्स एकदम क्लोज्ड है। जब क्लोज्ड है तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल वाला पार्ट एक ही फ्लावर में जब होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑटोगैमी होगा, क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या होगा कि बिना पॉलिनेटर के ही यहाँ पे पॉलिनेशन हो जा रहा है, और जिसकी वजह से आगे चल के सीड की फॉर्मेशन भी एश्योर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिए विंड पॉलिनेटेड प्लांट सोइंग अ कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टैमेन। ठीक है, जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन होते हैं विंड के थ्रू जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे, फीमेल वाले पार्ट पे पॉलिनेशन करने के लिए। खास बात ये होती है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते, तभी इजिली जाके वो एयर करंट में मूव कर सकते हैं और वहीं पे जाके गिरेंगे जहाँ को पॉलिनेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं, एक फ्लोरल एक्सिस पे ढेर सारे फ्लोरल बर्ड होंगे इस तरीके से। ठीक है, और यही इन्फ्लोरेसेंस है, और यहाँ पे क्या है, ये स्टैमन है ढेर सारे, इस तरीके से निकले जो भी इनमें पॉलन ग्रेन बने होंगे, जब हवा चलेगी वहां से तो पॉलन ग्रेन भी क्या होंगे, हवा के साथ उड़ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे जो होता है वाटर में पॉलिनेशन होगा। ठीक है, हम फ्रेश वाटर की बात की गए हैं, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ब्लेसन एरिया लिया गया है कि इसमें देखने को मिलता है कि जो फीमेल वाला पार्ट है वो क्या करता है, वो बाहर निकल जाता है एक लॉन्ग स्टॉक के थ्रू, जिसकी वजह से जो मेल वाले फ्लावर होंगे वो अपना पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, वाटर के सरफेस पे रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पॉलिनेशन इसमें होता है आउटसाइड द हम बोल सकते हैं वाटर होगा, मीन्स पानी के अंदर नहीं होगा, पानी के बाहर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी पानी इस तरीके से जाएगी, जिस करंट में जिस फ्लो में वाटर जाएगा उसी डायरेक्शन में ही हमारा पॉलन ग्रेन भी क्या करेगा, मूव करेगा। जब फीमेल वाला पार्ट अगर कहीं वहां पे होगा तो पॉलिनेशन इजिली हो जाएगा, मीन्स की जो पॉलन ग्रेन होंगे वो पैसिवली मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है। ठीक है, ये देखिए ये कोई इंसेक्ट है और ये फ्लावर में क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा, तो ये पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो रही है। आगे चलते हैं, आगे एक डायग्राम दिया गया है, ये स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन आके इस तरीके से स्टिग्मा पे गिरता है ना, तो यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे डायग्राम होता है। फिर ये जो स्टाइल वाला पार्ट है, यहाँ पे ढेर सारे पॉलन ट्यूब ऐसे निकल के जाते होंगे, तो इसका ये स्ट्रक्चर है। यहाँ वाले पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि कहीं से भी पॉलन ग्रेन आके गिर जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम स्पीसीज का फ्लावर, मान लीजिए अगर मस्टर्ड की बात कर रहे हैं तो उस पर मैंगो का भी पॉलन ग्रेन आके गिर सकता है, जरूरी नहीं है। तो क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में ना केमिकल्स के थ्रू बात होती रहती है कि तुम राइट टाइप के हो, कि तुम हमारे स्पीसीज के हो, मतलब सब बात होती रहती है। जब वो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन होगा तभी जाके इसका जर्मिनेशन हो पाएगा, तभी जाके पिस्टिल उसको अलाउ करती है कि तुम अब पॉलिनेशन कर सकते हो, उस लायक हो। नहीं तो क्या करेगी, देखिए यहाँ पे ढेर सारे पॉलन ग्रेन क्या कर रहे हैं, जर्मिनेशन कर रहे हैं, मीन्स पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, बट ये राइट टाइप के नहीं होंगे, जिसकी वजह से इनका जर्मिनेशन कहाँ रोक दिया गया होगा, स्टिग्मा पे रोक दिया गया, नहीं तो स्टाइल तक आते आते उनको रोक दिया जाता है। ठीक है, उनको इसलिए रोका जाता है क्योंकि वो राइट टाइप के नहीं है, सेम स्पीसीज के नहीं होंगे। ठीक,
एक पोलन ट्यूब का यहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेशन हुआ है पूरी तरीके से। ये पोलन ट्यूब कहाँ जर्मिनेट करते हैं, वेजिटेटिव सेल से करते हैं, ठीक है। ये वाला जो एंड होगा ये चलाइजा एंड होगा, इसलिए एंटीपोडल है। ये माइकोपाइलर एंड होगा, यहाँ पे 2 सिनर्जिड के सेल है, ठीक है। उनमें क्या होगा, फिलीफॉर्म अपरेटस पाए जाते हैं जो गाइड करेंगे पोलन ट्यूब को कि तुमको यहीं पे आगे क्या करना है, सिंगैमी करना, फर्टिलाइजेशन करना है, ठीक है। बीच में क्या होंगे, पोलर न्यूक्लियाई होंगे। तो एक मेल गैमेट कहाँ पे आके फ्यूज करेगा, एक सेल से दूसरा जाके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर और अच्छे से विजुलाइज किया गया है कि ये वाला जो बाहर के होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए 2 सिनर्जिड होंगे, लेकिन एक ही सिनर्जिड का स्ट्रक्चर दिखा है क्योंकि एक्सेल का दिखाना था। तो सिनर्जिड में क्या देखने को मिला कि यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस है जो क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं पोलन ट्यूब को कि तुमको इधर ही आना है, ठीक। इसके अलावा जो इसके न्यूक्लियस होंगे नीचे होंगे, वैक्यूल क्या होंगे, ऊपर होंगे। जो एक सेल होंगे उनके न्यूक्लियस क्या होंगे, ऊपर होंगे, उनके बड़े से वैक्यूल क्या होंगे, नीचे होंगे। फिर सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। जो पोलन ट्यूब है उनमें वेजिटेटिव सेल होते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन देना रहता है पोलन ग्रेन को। इसके अलावा यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होंगे वो किस में बदल जाते हैं, मेल गैमेट में। मेल गैमेट में 2 कंडीशन में बदलते हैं। पहला, कुछ ऐसे सेल होंगे, कुछ ऐसे प्लांट की स्पीसीज हैं जैसे 60% में क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन आके जर्मिनेट करेगा कहाँ पे, स्टिग्मा पे, तब जाके यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या बनाएंगे, पोलन ट्यूब बनाएंगे। जनरेटिव सेल आगे चल के क्या बनाएंगे, 2 मेल गैमेट बनाएंगे। लेकिन 40% में क्या होता है एंजियोस्पर्म में कि वेजिटेटिव सेल तो वैसे ही रहेगी, लेकिन जनरेटिव सेल क्या करती है, पहले से ही मेल गैमेट्स बना के रखी रहती है, मीन्स 3 सेल स्टेज आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हुआ यहाँ पे। और आगे देखिए यहाँ पे एक जो है मेल गैमेट कहाँ गया, फ्यूज कर लिया, किसके साथ, एक सेल के साथ, दूसरा गया पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर लिया। अब आगे चलते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या होगा, ये सिनर्जिड कौन सा पार्ट है, किस जगह का, ये है माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाइजा एंड होगा। ये क्या होंगे, जो सिनर्जिड है ये डीजनरेट होने लगेंगे, उनका काम खत्म, ठीक है। और यहीं पे क्या हुआ था, पहले एक सेल था, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन गया। और यहाँ पे क्या होगा, एंटीपोडल जो होंगे चलाइजा एंड पे डीजनरेट होने लगेंगे, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मीन्स की जो सेंट्रल सेल है अब क्या बन गया, PEC हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया। और जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गए 3N, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पेन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा, अब एम्ब्रियो बनेगा, मीन्स उसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, सेल डिवीजन होगा, आगे चल के एम्ब्रियो बनाना है उसको। ये होगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। ये हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है। इनको बोल सकते हैं अर्ली स्टेज या अर्ली फेज क्या है एम्ब्रियो के, ठीक है। यहाँ पे सस्पेंसर पाए गए हैं, ये मैच्योर है, मीन्स ये प्लूम्यूल होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, स्टेम वाला पार्ट, ये कॉटिलिडन है, मीन्स ये डाइकॉट का होगा। ये है रेडिकल, रेडिकल से क्या निकलेगा, रूट वाला पार्ट। एनसीईआरटी में भी दिया गया कि जो मोनोकॉट्स होंगे, डाइकॉट्स होंगे, जो अर्ली बोल सकते हैं जो एम्ब्रॉनिक स्टेज है या फिर एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है अर्ली वाले फेज में, जैसे जाइगोट हो गया, ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, हार्ट शेप एम्ब्रियो बना, ये सब क्या है, सिमिलर होंगे, डाइकॉट मोनोकॉट में सेम होंगे। आप इससे नहीं पता लगा सकते जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है किसका, डाइकॉट एम्ब्रियो का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेडिकल, और इसमें रूट कैप पाए जाते हैं, ठीक है। रेडिकल से क्या निकलेगा, रूट निकलेगा। प्लूम्यूल से क्या होगा, यहाँ से स्टेम की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे 2 कॉटिलिडन है, ये हाइपोकोटाइल है, मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रोनल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है उसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होगा इसे इपिकोटाइल कहेंगे, ठीक है। ये है ग्रास का या फिर बोल सकते हैं मोनोकाट का। ये होगा स्केटुलम, इसको हम बोलते हैं कॉटिलिडन या सिंगल कॉटिलिडन। किस में देखने को मिलता है, हमको मोनोकाट्स में देखने को मिलता है या फिर ग्रास में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया सूट अपेक्स, सूट अपेक्स के ऊपर क्या है, कोलियोपेटाइल, मीन्स ये ऐसा सीट है जिस क्या करता है, अनडिफरेंशिएटेड सीट है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सूट अपेक्स को, ठीक है। ये रेडिकल हो गया, उसमें रूट कैप भी पाए जाते हैं, दोनों में देखिए रूट कैप पाया जाता है, ठीक है, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो। लेकिन जो रूट कैप है इसके ऊपर भी कवरिंग देखने को मिलती है मोनोकॉट में या ग्रासेस में, इसको बोलते हैं कॉलियोराइजा, ठीक है। इपिब्लास्ट है, इसका कोई इस स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं, मीन्स ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे चलते हैं सीट का स्ट्रक्चर, कॉटिलिडन मीन्स ये डाइकॉट का होगा, यहाँ पे एक कॉटिलिडन 2, ये माइकोपाइल है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा हाइपिकोटाइल रूट एक्सिस, यहाँ पे नीचे वाला जो यहाँ पे एम्ब्रोनल एक्सिस जो होगा, ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं इपिकोटाइल या फिर नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे हाइपोकोटाइल। जो नीचे वाला होगा वो रूट बनाने की कोशिश करेगा, जो ऊपर वाला होगा वो स्टेम की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये इसमें कॉटिलिडन होगी। जो साइड साइड में देखने को मिल रहा है ये इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म में क्या होता है, खाना भरा होता है, रिजर्व फूड होते हैं, ठीक है। ये ऊपर क्या है, सीट कोट है,
ठीक है। यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पे शूट बनेगा। शूट का मतलब क्या होगा कि स्टेम की फॉर्मेशन होगी, और नीचे क्या होगा, रूट टिप है, मीन्स यहाँ पे रूट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में ऊपर क्या है, सीड कोट है, मीन्स सीड है। ये क्या है, एक कॉटिलिडन है, सिंगल कॉटिलिडन है। इसके अलावा ये दिया है शूट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ से क्या बनेगा, इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ होगी, मीन्स यहाँ पे सूट वाला फॉर्मेशन होगा। नीचे क्या है, रूट टिप, मीन्स यहाँ से रूट की फॉर्मेशन होगी। ये तभी यहाँ पे लिखा गया हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस की एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला जो पार्ट है वो रूट बनाने में काम करेगा। ठीक है। ये है एंडोस्पर्म। ठीक है। इस यहाँ पे इनको रिजर्व फूड प्रेजेंट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए सीड किसका है, मेज का दिया गया है। ये होगा पेरिकार्प, मीन्स कि हम बोल सकते हैं आउटर वाली कवरिंग। ठीक है। ये एंडोस्पर्म है, इसमें खूब खाना भरा हुआ है। इसके अलावा एक सिंगल स्क्रोटेलम है, मीन्स कि इसमें एक कोटिलिडन पाया गया है। ये हो गया प्लीम्यूल। प्लीम्यूल के ऊपर क्या है, कोलियोपिटाइल पाया जा रहा है, मीन्स कि अनडिफरेंशिएटेड सीथ है। ठीक है। ये हो गया रेडिकल। इसके नीचे भी क्या पाया जा रहा है, एक सीथ पाया जा रहा है, एक कवरिंग पाई जा रही है, जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे ये स्ट्रक्चर है एप्पल का, जिसे हम फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये थैलमस से बनता है, ये कभी ओवरी से नहीं बनता है। मैंने एक ट्रिक दिया था जिसको बोले थे सैक। सैक का मतलब है कि ऐसे फ्रूट जो थैलमस से बने, ना कि ओवरी से। एस फॉर स्ट्रॉबेरी, ए फॉर एप्पल्स, सी फॉर हो गया कैस्यू, मीन्स जो हम लोग काजू खाते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो फ्रूट बना है एप्पल का, ये थैलमस से बना है। यहाँ बीच में क्या होंगे, उसके बीज हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं, एंडोकार्प होते हैं। जो मीजोकार्प होता है वो हम खाते हैं। ठीक है। ये हो गया स्ट्रॉबेरी। ये बीच वाला जो पार्ट है पूरा, इसको थैलमस बोलते हैं, जो इसमें छोटे छोटे एक्ने पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर देखते हैं मेल वाला। चलिए पहले इसको देखते हैं, फिर ये समझ में आएगा। मेल में क्या है कि मेल में देखिए टेस्टिस पाए जाते हैं 2। ठीक है। इसमें क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, तो दोनों में कितने होंगे, 500 हो गए। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या बनते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होता है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, स्पर्म बनता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए अब स्पर्म तो कहाँ बनेगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, मीन्स हम बोल सकते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल में बनेगा। अब स्पर्म का जो पाथवे है वो कैसा है, देखिए रेटिटेस्टिस, इसके बाद वासा इन्फ्लुएंसिया, एपिडिडाइमिस, फिर जाएगा वॉस डिफरेंस। ये चारों जो है इसको बोलते हैं एसेसरी डक्ट। ठीक है। अब वॉस डिफरेंस से कहाँ जाएगा, सीमानल वेसाइकल में, इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में, इसके बाद बल्बो यूथर ग्लैंड या फिर कॉपरस ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या है, इसको बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड मेल में। ठीक है। इसके बाद यूरेथ्रा से पास होते हुए बाहर चला जाएगा। ये जो बाहर की जो इसको बोलते हैं जो टिप है, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, या फिर इसके ऊपर जो स्किन है उसे बोलते हैं फॉर स्किन। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। जो मेल होते हैं ना, मेल में जो स्पर्म का और यूरिन का पाथवे सेम होता है, मीन्स यूरेथ्रा से ही पास करते हैं। ठीक है। आगे देखिए यही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया कि स्क्रोटम है, जो टेस्टिस होता है बॉडी के बाहर होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसको टेम्परेचर 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन की बॉडी से टेम्परेचर से कम चाहिए, इसीलिए यहाँ पे टेस्टिस है। ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ से जो यहाँ पे जा रहा है ये कौन होगा, वॉस डिफरेंस होगा। कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है सीमाइनल वेसाइकल के पास, मीन्स एसेसरी ग्लैंड के पास जा रहा है। जो सीमाइनल वेसाइकल होते हैं वो 2 होते हैं, मीन्स एक पेयर होते हैं। ठीक है। प्रोस्टेट जो होता है सिंगल होता है। इसके अलावा जो बल्बो यूथर ग्लैंड होते हैं वो 2 होते हैं, मीन्स पेयर में होते हैं। ठीक है। यहाँ से जाएगा, यहाँ से देखिए एक डक्ट निकल रहा है जिसको बोलते हैं एजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या है, जो मेल का यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे यूरिन स्टोर होगा। अब देखिए दोनों एक ही पासेज में हो जाएंगे, मीन्स एक ही पाइप, एक ही पाथवे फॉलो करेंगे। एजैकुलेटरी डक्ट हो गए, यहाँ से एक ही डक्ट हो जाएंगी। अब इस तरीके से यूरेथ्रा से पास हो जाएगा। ठीक है। ये जो होंगी प्रोस्टेट होंगी, बल्बो यूथर ग्लैंड होंगे। ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ग्लैंस पेनिस है, उस पर ऊपर स्किन जो है फोर स्किन हो गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमने बताया कि जो कंपार्टमेंट है 250, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, इस तरीके से कंपार्टमेंट होंगे टेस्टिस के अंदर। तो 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। तो जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अंदर 2 टाइप की सेल पाई जाती है, जिसको बोलते हैं मिल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया। दूसरा होता है सर्टोली सेल। जो मिल जर्म सेल होते हैं यही जाके स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। जो सर्टोली सेल होते हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो बाहर का स्पेस होता है, ठीक है, इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं लीडिंग सेल। ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर दिया गया है कि ये मान लीजिए किसका, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये अंदर वाला पार्ट है और ये बाहर वाला जो रेड रेड है ये बोल सकते हैं कि बाहर वाला स्पेस है, इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल। यहाँ पे लीडिंग सेल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, एंड्रोजन बनाते हैं, हार्मोन, मेल का सेक्स हार्मोन। इसके अलावा जो अंदर वाला पार्ट होगा इसमें पाए जाएंगे स्पर्मेटोगोनिया, जिसको मेल जर्म सेल कहते हैं। आगे चल के ये क्या बनाते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, मींस स्पर्म बन चुका है। ये सर्टोली सेल, देखिए कुछ स्पर्मेटोजोआ क्या
क्या होते हैं, इम्बेडेड हो जाते हैं उनका हेड, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं फीमेल के स्ट्रक्चर का। जो फीमेल का पेल्विक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका हम लोग डायग्राम देखते हैं। ये क्या है, यूट्रस। इस जो फीमेल है ना, इसमें तीनों पाथवे जो होंगे, चाहे यूरिन के हो, चाहे फीकल मैटर के होंगे, चाहे डिलीवरी का होगा, तीनों डिफरेंट होगा। ठीक है, तो जब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूट्रस से। ये जो होगा यूट्रस है। ठीक है, इसके अलावा इसको सर्विक्स बोलेंगे, और ये वाला जो होगा वजाइना हो गया। ठीक, ये आगे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए यूरेथ्रा होगा, इस तरीके से बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है प्यूबिक इम्फाइसिस। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, यूरेथ्रा के बाद यहाँ पे एक फिंगर लाइक जो बाहर, ठीक है, आउटसाइड स्ट्रक्चर है, इसे हम क्लॉटिस बोलते हैं। फिर ये लाइबिया माइजोरा हो गया, ये लाइबिया माइनोरा हो गया, ये हो गया वर्जाइनल ओरिफाइस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा ये रेक्टम का पार्ट होगा, ये रेक्टम हो गया। ठीक है, यहाँ पे एनस हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे दिया गया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो कैसे है, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ओविडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये देखने को मिलेगा यूट्रस, इसके वाला वजाइना। ये तीनों क्या होते हैं, फीमेल के एसेसरी डक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके। ओवरी है, ओवरी और यूट्रस एक दूसरे से जुड़े होते हैं लिगामेंट से। ठीक है, वॉल से जिससे जुड़े होते हैं लिगामेंट। पेल्विक वॉल मीन्स ये जो पेक्टोरल वाला पार्ट हो गया, जो नीचे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। ठीक है, ये हो गया ओवरी। ओवरी से ओव्यूलेशन हुआ तो इसको भी कैच करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो ओविडक्ट में चला नहीं जाएगा। तो इसके लिए जो इनफंडुबुलम है, इसके जो आगे स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिम्ब्री, मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, ये कैच करेंगे। जो इनफंडुबुलम होंगे ये बोल सकते हैं फनल लाइक शेप होगा। एम्पुला जो होता है वाइड शेप होता है, यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स यहाँ पे स्पर्म और ओवम दोनों का ही क्या होता है, मिलन होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन होता है। ये हो गया स्थमस। स्थमस जो होता है नैरो पार्ट होता है ओविडक्ट का, मीन्स 3 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के। इनफंडुबुलम होगा पहला पार्ट जो कि फनल शेप का होगा। एम्पुला जो वाइड रीजन होगा जहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जो स्थमस होगा नैरो पार्ट होगा, जो जाके जोड़ता है किससे, ओविडक्ट को या फिर फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से। अब यूट्रस में देखिए यूट्रिन फंडस हो गया, ये कैविटी हो गई। यूट्रस की भी 3 वॉल होती है, या फिर बोल सकते हैं 3 वॉल लेयर है। ठीक है, जो सबसे बाहर होगा पेरीमेट्रियम होगा, वो क्या होता है, थिन होगा एक्सटर्नल होगा। मायोमेट्रियम जो होता है थिक होता है, स्मूथ मसल से बना होता है, इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जब डिलीवरी होता है बेबी का, उस समय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम में ही होता है। ठीक है, जो अंदर का सबसे होगा लेयर उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। जो मेंस्ट्रुएशन टाइम होता है इस समय ही क्या होता है, इंडोमेट्रियम की ही वॉल आगे चल के साइक्लिक के ही ब्रेक डाउन होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सर्विक्स हो गया। इसके अलावा ये जो पतला सा कैनाल है इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल। ये सर्विकल कैनाल वजाइना ये आगे चल के बर्थ कैनाल बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये होगी रिब्स हो गए, ये मसल्स होंगे किसके बीच में, रिब्स के बीच में, इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, ये हो गया पेक्टोरल वाला पार्ट। जो आगे वाला ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं पेक्टोरल पार्ट, और जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। तो ये पेक्टोरल वाले पार्ट में प्रेजेंट होंगे, तो इस यहाँ पे कौन सी मसल होगी, पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ये है फैट। इसमें जो होता है क्या कि जो बोल सकते हैं जो फीमेल के मेमरी ग्लैंड होंगे उनमें जो वेरिएबल अमाउंट के फैट पाए जाते हैं, इसके अलावा ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फैट हो गए। ये होंगे मेमरी लोब्स, यहाँ पे पाए जाएंगे एल्वेलस। ठीक है, एल्वेलाई बोल सकते हैं। यहीं की इसी के ल्यूमेन में क्या होता है कि मिल्क स्टोर होती है, सिक्रीट होती है। ठीक है, ये होगा डक्ट इस तरीके से, और ढेर सारे डक्ट आगे चल के एक वाइड डक्ट बनाते हैं जिसको बोल सकते हैं हम एम्पुला। ठीक है, एम्पुला आपको देखने को मिला था कहाँ पे, यहाँ पे देखने को मिल रहा, और ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिला। ठीक है, इसके अलावा लैक्टिफेरस डक्ट जिससे क्या होता है, मिल्क सक आउट हो जाता है, निप्पल है। ये हो गया एरुलर मसल्स। ठीक है, इसका एक मैंने शॉर्ट ट्रिक दिया था, एट दल, याद रखने के लिए। ए फॉर एल्वेलस हो गया। फिर क्या हो गया, ये हो जाएगा मेमरी ट्यूब्यूल, ढेर सारे ट्यूब्यूल होंगे। ट्यूब्यूल क्या बनाएंगे, डक्ट बनाएंगे। ए से क्या होगा, एम्पुला, जो ढेर सारे डक्ट आगे चल के देखिए, ये जो वाइड डक्ट बन रहा है, चौड़ा सा डक्ट बन रहा है, इसको एम्पुला कहते हो। फिर लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट से क्या होता है, मिल्क सक आउट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं मिल्क का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में किस तरीके से स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, मिल्क का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हम जानते हैं 2 टाइप की सेल पाई जाती है। एक सर्टोली सेल होगी, दूसरा होगा जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल, या फिर बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, ये हो गया स्पर्मेटोगोनियम, ये होगा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम है न्यूट्रिशन देना। अब जब स्पर्मेटोगोनियम है यही आगे चल के स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे। जो स्पर्मेटोगोनियम होंगी ये 2n होंगी।
ठीक है, इनके क्रोमोसोम नंबर 46 होंगे। ये आगे चल के माइटोसिस करेंगे, क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब माइटोसिस होगा तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे, तो यहाँ पे भी 2n होगा। लेकिन कुछ सेल जो होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के, ये जाके फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेंगे, तो क्या बनाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये आगे चल के सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेंगे, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर n ही रहेगा। ठीक है, स्पर्मिड। अब स्पर्मिड स्पर्मेटोजोआ में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। हमने ये देखा कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें 4 स्पर्मिड या 4 स्पर्मेटोजोआ मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, जब स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बन जाता है पूरी तरीके से, ये कहाँ जाते हैं, सर्टोली सेल के पास। उससे क्या लेना है, उनको न्यूट्रिशन लेना है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन हैप्लॉइड है, कौन डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होंगे, 2n होंगे, मीन्स डिप्लॉइड होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। इसमें क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है। तो माइटोसिस में क्या होता है, सेम क्रोमोसोम नंबर होंगे, तो यहाँ पे भी 46 होंगे या फिर 2n होंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, 23, या फिर बोल सकते हैं हैप्लॉइड। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो जाएगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम होंगे, और स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में भी 23 होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या होगा, हेड होगा, नेक होगा, मिडिल पीस होगा, टेल होगा। ठीक है, अब हेड में क्या होगा, पूरी जो बॉडी होगी स्पर्म के, जो स्ट्रक्चर होगा किससे सराउंडेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, पूरी बॉडी। ठीक है, इसके अलावा जो हेड का पार्ट है उसके ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक्रोसोम। ठीक है, जो एक्रोसोम होते हैं इनमें कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो ओवम है, ओवम की जो वॉल है उनको क्या करते हैं, रप्चर या पेनिट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो मेल का न्यूक्लियस है उसमें एंटर कर जाए। ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हेड है उनमें क्या होंगे, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल होंगे, नेक हो गया, गर्दन। इसके अलावा जो मिडिल पीस है यहाँ पे ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ताकि जब स्पर्म फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाए तो उसको क्या करना है, स्विम करना है, आगे जाना है। कहाँ जाना है, एम्पुलर रीजन में जाना है, जहाँ पे क्या ओवम वेट कर रही है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी सोर्स है किसके लिए, स्विमिंग करने के लिए। और टेल की वजह से क्या होता है कि स्पर्म जो होता है तैरता हुआ चला जाता है एम्पुलर रीजन में। ठीक है, अब देखते हैं ओवरी का डायग्राम है। ओवरी के डायग्राम में आप, ये ओवरी है, ठीक है, इसमें किस तरीके से फॉलिकल बनते हैं अब उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, रेड वाला है और ब्लू वाला है। तो रेड वाला जो होगा इसको बोलेंगे आर्टरी, और जो ब्लू वाला होगा इसको बोलते हैं वेन्स। ठीक है, या ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल है, मीन्स की प्राइमरी साइट है और ढेर सारे उसके ऊपर क्या है, ग्रैनुलोसा सेल के फॉलिकल आ गए। फिर ये आगे और ग्रो करेंगे, आगे ग्रो करेंगे, उनके ऊपर और फॉलिकल आ जाएंगे ग्रैनुलोसा सेल के, इसको सेकेंडरी साइट बोलेंगे। लेकिन टर्शरी फॉलिकल की बात, चलिए देखते हैं ओवरी का ये डायग्रामेटिक सेक्शन है। इसमें देखते हैं ये ब्लड वेसल्स है, जो रेड वाला होगा आर्टरी होगा, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे, जो ब्लू वाला होगा वेन्स होंगे, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे। ये प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, प्राइमरी उस साइड बना रहता है। ठीक है, इसके ऊपर ढेर सारे ग्रैनुलोसा के लेयर आ गए, तो ये प्राइमरी फॉलिकल। सेकेंडरी में क्या होगा, इनके ऊपर और जो प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और ग्रैनुलोसा के लेयर आ गए, तो इसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। टर्शरी फॉलिकल की खास बात ये है कि उनके ऊपर ग्रैनुलोसा के लेयर तो आएंगे, लेकिन इनके पास क्या होगा, एंड्रम होगा, एक उसमें क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, मीन्स एक ऐसी कैविटी होगी जिसमें फ्लूइड भरे होंगे। ठीक है, इसी टाइम क्या होगा, जो प्राइमरी oocyte है आगे चल के क्या करता है, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है, जिससे क्या बनाता है, एक बड़ा सेल जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte या फिर हम ओवम भी कह सकते हैं। और उसके साथ क्या बनाएगा, एक फर्स्ट पोलर बॉडी। जो फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है और सेकेंडरी oocyte कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte के। ठीक है, फिर ये ट्रांसफर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल या फिर हम बोल सकते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। इसके बाद ओव्यूलेशन के टाइम में क्या होगा कि जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होंगे उनमें से सेकेंडरी oocyte क्या होती है, रिलीज हो जाती है। जो ये ऊपर वाला ग्राफियन फॉलिकल वाला स्ट्रक्चर है, ये आगे चल के कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है और धीरे धीरे क्या होती है, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये तो बचा रहेगा, ये डीजनरेट नहीं होगा, इसमें से प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन मतलब नहीं हुआ, तो क्या होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। जो सेमनीफेरस में हमने देखा था, सेमनीफेरस ट्यूबल में 2 टाइप के सेल थी, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम क्या होता है कि वो न्यूट्रिशन देती है, लेकिन स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के माइटोसिस करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ये 2n है, ये क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, मीन्स 2n। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इसमें हुआ, मीन्स कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, तो क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, स्पर्मिड बना, ये भी क्या हो, क्रोमोसोम नंबर n हो गया, मीन्स 23। फिर स्पर्मिड तो बन गए, स्पर्मिड से स्पर्मेटोजोआ बनने या डिफ्रेंसिएशन होने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये भी क्या, हैप्लॉइड। और इसके बाद कहाँ जाएगा, सर्टोली सेल के पास न्यूट्रिशन लेने। अब आगे देखते हैं ओगोनिया में। ओगोनिया में दिया गया है कि जो ओगोनिया के सेल होंगे उस पर माइटोसिस होगा और क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocyte। ये सब कब होता है, जब
मदर प्रेग्नेंट है, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके वोम में ही, उसके यूट्रस में ही क्या है, अगर फीमेल है मिस लड़की है, तो उसके ही ओवरी में क्या हो रहा है, ओगोनिया क्या कर रहा है, प्राइमरी oocyte बना ले रहा है। ठीक है, जो फीटल स्टेज है वहीं पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या oogenesis स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जब बर्थ होता है, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के पहले तक बहुत ढेर सारी ओगोनिया क्या होती है, डीजेनरेट हो जाती है। प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, डीजेनरेट हो जाते हैं, हम बोल सकते हैं कोई ओगोनिया बनता नहीं है, ना ही ऐड होता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन प्यूबर्टी के बाद की कहानी या प्यूबर्टी की बाद की कहानी ये होगी, जो प्राइमरी oocyte है इनके ऊपर प्राइमरी फॉलिकल है, अभी आगे चलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है सेकेंडरी टर्सरी, ये प्यूबर्टी के बाद की कहानी होती है। फिर यहाँ पे टर्सरी, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे। ठीक है, लेकिन टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा, जो प्राइमरी oocyte होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा। किससे पहले कंप्लीट होगा, ओव्यूलेशन के पहले ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इनका कंप्लीट हो जाएगा। मींस कि प्राइमरी oocyte अब आगे चल के क्या बनाएंगी, हैप्लॉइड एक बड़ा सेल जिसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम भी बोल सकते हैं, उसके साथ एक छोटा सा सेल जिसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। ये तो डीजनरेट हो जाएंगे, लेकिन यही सेकेंडरी oocyte कब रिलीज होती है, ओव्यूलेशन के टाइम। ठीक है, अब ओव्यूलेशन के टाइम हो गया, मान लीजिए कि दोनों ही स्पर्म और ओवम दोनों मिल गए, मिस फर्टिलाइजेशन होने वाला है, तो क्या होगा कि जो ओवम है उसका साइटोप्लाज्म बड़ा है, तो उसमें सेकेंडरी oocyte तो प्रेजेंट है। यहाँ पे मिल, जब मिल का यहाँ पे जो बोल सकते हैं न्यूक्लियस आने से पहले ही सेकेंडरी oocyte क्या करेगी, अपना फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन करके एक बड़ा सेल बनाएगी जिसको ओवम बोलेंगे या फिर मेच्योर फीमेल गैमेट बोल सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा सेल बनेगा जिसको हम सेकेंड पोलर बॉडी बोल सकते हैं। ये जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है ये तभी पॉसिबल होता है जब प्रेगनेंसी हो। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम ही होता है। मान लीजिए अगर नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट नहीं मिल रहे, मिस स्पर्म और ओवम एक साथ नहीं मिल रहे, तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन नहीं हो पाएगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन तभी कंप्लीट होता है फीमेल में जब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मेल वाला न्यूक्लियस आ जाता है। ठीक है, मेल का जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो इंटर कर जाता है, उससे पहले ही क्या करती है, ओवम अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन करके यहाँ पे मेच्योर फीमेल गैमेट बना देती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे दिया है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जितने इवेंट होते हैं उसमें देखते हैं, ये पिट्यूटरी के हार्मोन कुछ निकलेंगे, FSH, LHS, ओवेरियन में कुछ इवेंट होंगे, मीन्स किस तरीके से फॉलिकल बनेंगे, कैसे कार्पस लुटियम डीजनरेट होंगे। ठीक है, अब उसमें से भी कुछ हार्मोन निकलेंगे ओवरी से। इसके अलावा यूट्रस की कहानी क्या होगी सब देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 फेज होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के। पहला होगा मेंस्ट्रुएशन, जहाँ पे क्या होगा कि रप्चर हुआ है, टूटा हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है किसका, एंडोमेट्रियम वॉल का। ठीक है, यूट्रस के। इसके अलावा फॉलिकुलर फेज या प्लूराइफ्री फेज में, फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, फॉलिकुलर की क्या होगी, यहाँ पे ग्रोथ होगी, फॉलिकल डेवलप होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो होगा प्रोलैक्ट्री में क्या होगा कि इस वाले फेज में जो यूट्रस की जो वॉल ब्रेकडाउन हुई एंडोमेट्रियम की, वो अपने आप को धीरे धीरे फिर से रीजनरेट करेंगे। फिर यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा। फिर जो ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज होगा ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम क्या होंगे, सिक्रेट करेंगे कुछ हार्मोन को। अगर प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है तब तो कंटिन्यूसली सिक्रेट करेंगे, नहीं होता है तो फिर डीजनरेट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं ओवेरियन इवेंट में, देखते हैं कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे मिस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम का। इसके बाद क्या होगा, ये 3 से 5 दिन की कहानी होती है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है फीमेल की बॉडी में। यहाँ पे जो ओवरी, अब हम लोग देखेंगे फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, जो ओवेरियन इवेंट में होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल है, मीन्स की प्राइमरी oocyte के ऊपर ढेर सारे फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है। अब इसके ऊपर सेकेंडरी फॉलिकल और गैंडोसा क्लियर आ रही है। टर्सरी फॉलिकल यहाँ पे क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। फिर मेच्योर फॉलिकल हुए। ओव्यूलेशन वाले दिन में क्या होगा, 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, जब ये डेवलप करती है इसके साथ साथ एस्ट्रोजन भी निकलता रहता है, ओवरी से निकल रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा 14 डे पे क्या होगा कि जो पिट्यूटरी के हार्मोन 2 होंगे वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, LH और FSH, ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, मीन्स ये भी एकदम पीक पे रहेंगे। और इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन होगा, LH होगा। इसीलिए 14 डे पे हम बोलते हैं LH सर्ज। ठीक है, LH भी निकल रहा है, FSH भी निकल रहा है, एस्ट्रोजन भी निकल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा LH होगा। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि अब यूट्रस ने अपने आप को मेंटेन कर लिया। जब यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल बन रहा था उसके साथ साथ यूट्रस ने अपने आप को मेंटेन कर लिया। 14 डे पे ओव्यूलेशन हुआ। ठीक है, और जो ये ग्राफियन फॉलिकल है या फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ये क्या होंगे, कार्पस ल्यूटियम में बनेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि LH है, FSH का जो ग्राफ होगा एकदम डाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का हाई रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन का क्यों हाई रहेगा, क्योंकि ये जो कार्पस ल्यूटियम है इनमें से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, अब जो ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज में जो हम बोल सकते हैं एंडोमेट्रियम की जो वॉल है और ज्यादा मिस अपने आप को ढेर सारे ब्लड वेसल्स बना ले, क्योंकि उसको लगता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इस उम्मीद में बैठा हुआ है एंडोमेट्रियम की वॉल की आगे चल के क्या होगा, इम्प्लांटेशन होने वाला है यूट्रस में। ठीक है, अगर यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया ओवम का, ठीक है, किससे, स्पर्म के साथ, तो क्या होगा कि कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेंगे। और यही वॉल जो इतना बना हुआ है अभी,
इम्प्लांटेशन के लिए यही जाके नेक्स्ट साइकिल में फिर से यही स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। याद रहना चाहिए कि जब हम बोल सकते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलैक्टेड फेज में एस्ट्रोजन का पीक ज्यादा होता है और कोई हार्मोन नहीं होते, लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम एलएच सबसे ज्यादा होता है, एफएसएच भी होता है, एस्ट्रोजन भी होते हैं, लेकिन एलएच ज्यादा होता है। लेकिन ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज में सिर्फ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे स्ट्रक्चर दिया गया है कि ओवम के पास ढेर सारे स्पर्म आ रहे हैं, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। ये है ओवम, ठीक है, ओवम का सेल है। इसके ऊपर जो सबसे बाहर वाली लेयर इसको बोलते हैं जेना प्लूसिडा। यही क्या करते हैं, बैरियर की तरह काम करते हैं कि एक ही स्पर्म की एंट्री कहाँ करने देती है, ओवम के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो अंदर की लेयर होगी इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और दोनों के बीच में जो जगह है, मीन्स की जोना प्लूसिडा और जो सेल मेम्ब्रेन के बीच में जगह है इसको बोलते हैं पेरीवेलेंट्राइन स्पेस। ठीक है, जो बाहर की सेल है इसको बोलते हैं सेल ऑफ कॉर्नर रेडिएटा। ये ढेर सारे स्पर्म है, एक ही देखिए स्पर्म सेल की क्या है, एंट्री है, मींस जोना प्लूसिडा सिर्फ एक ही स्पर्म को एंट्री कराएगी। जो यहाँ पे होंगे एक्रोसोम प्रेजेंट होंगे, मींस कैप लाइक स्ट्रक्चर जो था हेड में, यहीं से कुछ ऐसे एंजाइम निकलेंगे जो क्या करेंगे, जो जोना प्लूसिडा की लेयर को क्या पेनिट्रेट कर देंगे, जिसकी वजह से जो मिल मींस हम बोल सकते हैं जो मिल का न्यूक्लियस है या फिर स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो कहाँ एंटर कर जाएगा, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, या फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा दे रहे किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया ओवरी से, ठीक है, यहाँ पे ओवम मीन्स हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ओसाइट यहाँ पे तैयार है। ठीक, अगर यहाँ से स्पर्म आ गया उस टाइम, ठीक है, उसी टाइम कहाँ पे, एम्पुलर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, इसी जगह पे ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अलावा इधर मिल गया, इधर मिल गया, यहाँ मिल गया, कहीं मिल गया, कोई मतलब नहीं है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होना है, फर्टिलाइजेशन एम्पुलर रीजन में होना है, कहाँ पे, ओविडक्ट के। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर ए वाला इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ओसाइट है। यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन वाला स्ट्रक्चर दिखा है, मीन्स की जो एम्पुलर रीजन है यहाँ पे ओवम और स्पर्म का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, मीन्स मैटिंग हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट होगा, जाइगोट में क्लीवेज होंगे, मीन्स क्लीवेज का मतलब जाइगोट के सेल डिवाइड करेंगे 2 से 4, माइटोसिस होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। लेकिन ई वाले में देखेंगे जब मोरुला स्टेज क्या होता है, 8 to 16 ब्लास्टोमेयर सेल बन जाए। अगर जाइगोट के 8 से 16 ब्लास्टोमेयर सेल बन जाए तो इसे मोरुला बोलेंगे। एफ वाले में उससे ज़्यादा सेल बने होंगे। फिर क्या होगा, अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होते हैं कि जो बाहर की ये जो इस तरीके से अरेंजमेंट होगा सेल को, इसको बोलते हैं ट्रोफोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है, किससे, यूट्रस से, तभी तो इम्प्लांटेशन होगा। ये क्या करेगा, धसाने का काम करेगा यूट्रस से। जो अंदर के सेल होंगे इसको बोलते हैं इनर सेल मास, यही चल के आगे चल के एम्ब्रियो बनाएंगे। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इस तरीके से इम्प्लांटेशन करेगा एम्ब्रियो में। अब आगे देखते हैं, ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस, किस तरीके से ह्यूमन का जो फीटस है उसका डेवलपमेंट हो रहा है यूट्रस के अंदर। हमने देखा था कि जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, जो अपर वाले, जो बाहर वाले सेल, जो अरेंजमेंट है इसको ट्रोफोप्लास्ट कहते हैं। यही सेल आगे जाके क्या करता है, इम्प्लांट कराने में हेल्प करता है यूट्रस में। ठीक है, इनमें से ही क्या निकलते हैं, कुछ इस तरीके से विलाई निकलते हैं जो क्या करते हैं, मदर के यूट्रस के सेल या टिश्यू के साथ क्या बनाते हैं, अपना इस तरीके से इंट्रैक्शन, इंटरडिजिटेड हो जाते हैं। और अंदर जो है इनर सेल मास, यही जाके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। हम बोल सकते हैं कि ये डेवलप करेगा एम्ब्रियो से फीटस। ठीक है, उसको पूरा अच्छे से डेवलपमेंट करेगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो प्लासेंटा बन जाएगा। ठीक है, बच्चे और मदर की बॉडी से एक लिंकेज होगा प्लासेंटा के थ्रू। जो ऊपर वाला ये जो हम बोल सकते हैं प्लासेंटा, इसमें कुछ विलाई पाई जाती है। ठीक है, प्लासेंटल विलाई बोलते हैं। अंदर क्या होगा, जो इनर सेल मास होगा, एम्ब्रियो बनेगा। फिर इसके बाद फीटल स्टेज ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो होगा, यहाँ पे देखिए उसका इम्बिलिकल कॉर्ड है जिसमें उसकी वेसल्स है। इसी इम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से वो अपने न्यूट्रिएंट क्या, अपना वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है, प्लासेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में भेज देता है। ठीक है, एक्सचेंज होता है। ये है यॉर्क सैक। जब पहली बार क्या होता है, आरबीसी की फॉर्मेशन किस में होती है, एम्ब्रियो में होती है, यॉर्क सैक से ही। ये हो गए कैविटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की कैविटी है और इसमें क्या प्रेजेंट है, ढेर सारे म्यूकस प्रेजेंट है, ताकि जो इम्प्लांटेशन हुआ वो सक्सेसफुल रहे पूरी तरीके से, कहीं मदर को कहीं चोट ना लग जाए जिसकी वजह से ये क्या हो जाए, मिसकैरेज ना हो जाए। इस तरीके से क्या होता है, सर्विक्स तक पूरा म्यूकस भरे होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, ये है मेल कॉन्डोम, ये फीमेल कॉन्डोम है। ये क्या करते हैं, बैरियर प्रोवाइड करते हैं, कंट्रासेप्टिक मेथड होते हैं। ठीक है, यहाँ इससे क्या होता है कि मेल और फीमेल की जो गैमेट है उनकी मेटिंग नहीं हो पाती है। ये हो गया कॉपर टी। कॉपर टी क्या होते हैं, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस है। इनमें इसको क्या किया जाता है, इसको एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स के थ्रू इसको फीमेल के यूट्रस में इसको प्लेस किया जाता है, ताकि जो इसके जो आयन होते हैं, कॉपर के आयन, ये क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। जो स्पर्म अगर इंटर कर गया तो उसकी फर्टिलिटी और उसकी जो मोटिलाइजिंग पावर है, या फिर हम बोल सकते हैं उसका जो मूवमेंट है, उसको क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं।
ठीक है। और इसी वजह से कंट्रासेप्टिक डिवाइस की तरह यूज किया जाता है, स्पर्म को मारने में भी हेल्प करता है। आगे देखिए, वेसेक्टोटोमी एंड ट्यूबेक्टोटोमी, इनमें क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है। इसमें वेसेक्टोटोमी मेल में होता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, वॉस डिफरेंस को टाइट किया जाता है और कट कर दिया जाता है। मीन्स यहाँ पे कट लगा के इसको टाइट कर देंगे। ये इसलिए किया जाता है कि जो यहाँ पे स्पर्म बनेंगे, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी वेसेक्टोटोमी के बाद भी, मीन्स गैमेट बनेंगे, बस इनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ट्यूबेक्टोटोमी में क्या होगा कि जो फैलोपियन ट्यूब है इनमें भी क्या होता है, कट लगाया जाता है, उसको टाइट किया जाता है। यहाँ पे गैमेट बनेंगे बट इनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा आगे चल के। तो क्या है, दोनों ही मेथड हमको बोल सकते हैं ये बहुत अच्छा है, बट इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। इसमें देखते हैं कि मेंडल ने कौन से कैरेक्टर लिए थे। जैसे उन्होंने सिट का शेप जो डोमिनेंट था वो राउंड था और रिंकल था। सिट का कलर जो येलो कलर का था डोमिनेंट रेड था, और जो रिसेसिव था उसको बोल सकते हैं ग्रीन था। फ्लावर का जो कलर था वायलेट था डोमिनेंट, और रिसेसिव व्हाइट था। पॉट का शेप फुल था जिसमें पूरे मटर भरे हुए थे, और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो था वो रिसेसिव था, ठीक है। पॉट का कलर जो होगा ग्रीन होगा, किसके लिए, डोमिनेंट के लिए। येलो जो होगा वो होगा रिसेसिव के लिए। फ्लावर की पोजीशन अगर एक्सियल होगा तो प्लांट ग्रोथ करेगा आगे की तरफ, तो ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा। टर्मिनल का मतलब क्या होगा कि ऊपर ही फ्लावर लग गया फिर नीचे नीचे ग्रो करेगा, तो टर्मिनेट हो गए, तो ये क्या होगा, रिसेसिव हो गया। स्टेम की हाइट अगर जो टॉल होगा वो डोमिनेंट होगा, जो डॉर्फ होगा वो हम बोल सकते हैं रिसेसिव होगा। आगे चलते हैं, ये है फ्लावर। फ्लावर में पेटल हो गए, ये हो गया उसका स्टैमेन में। यहाँ पे एंथर देखने को मिलेगा, फिलामेंट, और इसमें क्या होगा, फीमेल वाला ही पार्ट है, कार्पेल भी प्रेजेंट है, स्टिग्मा। इमस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, मेल वाले पार्ट को हटाया जा रहा है ताकि फ्लावर, सेम फ्लावर के बीच में, पहली बात मेंडल ने क्या लिया था, पी का प्लांट लिया था। जो पी के प्लांट है उनमें जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो एंथर वाले पार्ट थे उसको रिमूव कर दिया, उसको बोलते हैं इमस्कुलेशन, ठीक है, ताकि जो फ्लावर है सिर्फ उसमें फीमेल वाले पार्ट प्रेजेंट रहे। जब फ्लावर से मेल वाला पार्ट को रिमूव कर देंगे इसको क्या बोलते हैं, इमस्कुलेशन। अब फ्लावर में क्या होगा, फीमेल वाला पार्ट होगा, तो हम कहीं से भी अपना जो डिजायरेबल पॉलन ग्रेन कहीं से भी हम लाके उस पर स्प्रेड कर देंगे, डस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे उसके ढेर सारे ऑफ स्प्रिंग निकल आएंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, क्रॉसिंग कराया था कि टॉल लिया था पेरेंट्स में, एक डॉर्फ लिया था। F1 जनरेशन में देखने को मिला सब टॉल हो गए, फिर इन्होंने क्या किया, उसी में सेल्फिंग करा दी, तब देखने को मिला कि F2 में कि कुछ टॉल है, एक डार्फ आ गया, ठीक है। मीन्स की 1:3 उनको देखने को मिले फिनोटिपिक कैरेक्टर की, 3 क्या हो गए, टॉल हो गए, एक क्या हो गया, डॉर्फ हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 क्या हो गए, ये टॉल हो गए, ठीक है, ये क्या हो गया, डार्फ। तो इसे 3:1 बोल सकते हैं इसको। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है कि फिनोटिपिक कैरेक्टर, यहाँ पे टॉल लिए हैं उन्होंने, F1 जनरेशन में क्या है, सब टॉल हो गया, ठीक है, देखने से भी सब टॉल हो गया, और इनका जीनोटिपिक क्या होगा, 1:1 यही आया, ठीक। लेकिन जब इनका सेल्फिंग करा दिया उन्होंने देखा तो क्या देखने को मिला कि 3 क्या हो गए, टॉल हो गए, एक डार्फ निकल आया, ठीक है। यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हुई बट डार्फ उतना ही बड़ा था जो उनका जो पहले जनरेशन में जो उनके पेरेंट्स थे डॉर्फ वाले वैसे ही थे, ठीक है। इनके इंटरमीडिएट हम बोल सकते हैं कि अगर एक को लिया था 6 फीट का तो एक को 3 फीट का लिया तो 3 फीट का ही डार्फ हुआ, ऐसा नहीं कि 4 फीट का आ गया, 2 फीट का आ गया, ऐसा नहीं हुआ। मीन्स के सेम ब्लेंडिंग नहीं शो हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो होंगे 3:1 होंगे। फिनोटिपिक में जो बाहर से देख के लग रहे हैं F2 जनरेशन के है ये, और जीनोटिपिक होंगे 1:2:1। आगे चलते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे टेस्ट क्रॉस कैसे होते हैं। होमोजाइगस है, फिर WW होंगे, और ये हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में क्या होगा कि यहाँ पे रेसेसिव जीन होंगे या रेसेसिव ट्रेट होंगे, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा कि जो एक डोमिनेंट होगा, मीन्स अगर हम टॉल ले रहे हैं तो ये डोमिनेंट होगा किससे, रेसेसिव में। होमोजाइगस में तो सेम आ जाएंगे, ठीक है, जो स्मॉल टी होंगे। अब इसमें क्या होता है कि टेस्ट क्रॉस में कि रेसेसिव पेरेंट्स के साथ, जो रेसेसिव पेरेंट्स होंगे उनके साथ क्रॉस कराया जाएगा किसका, जो F2 के डोमिनेंट वाले उनका क्रॉस कराया जाएगा। देखिए जैसे इनका कराया गया है, ये रिसेसिव थे पेरेंट्स में, ठीक है, स्मॉल w, इनका कराया गया कैपिटल W से, ये क्या होंगे, ये डोमिनेंट वाले होंगे। जब इनका क्रॉस कराया गया तो सारे फ्लावर क्या होंगे, वायलेट होंगे, ठीक है। फिर होमोजाइगस, दूसरा कंडीशन देखा गया कि फिर होमोजाइगस कंडीशन लाया गया रिसेसिव पेरेंट्स के, इनका क्रॉस कराया गया मिस हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ये भी क्या थे, ये भी वायलेट ही कलर के फ्लावर थे, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब देखने को क्या मिला कि 50% क्या देखने को मिले, वायलेट आए, 50% देखने को व्हाइट आए। मीन्स कि एक में क्या हुआ, सारे फ्लावर व्हाइट थे, ठीक, अननोन था फ्लावर की होमोजाइगस डोमिनेंट है क्या है। लेकिन एक में देखने को मिला दूसरे क्रॉस में कि 50% फ्लावर वायलेट है, 50% व्हाइट है। यहाँ पे अननोन फ्लावर क्या है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस है। अब आगे देखते हैं कि हर जगह इनका ये चल नहीं पाता डोमिनेंट वाला, कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो हमेशा ये डोमिनेंट होगा इस पे, नहीं। इसके लिए इनके लिए हम बोल सकते हैं कि डिमेरिट्स आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ कि किसमें देखा गया, पहले देखिए जो स्नैपड्रैगन है,
इसमें इसके फ्लावर में देखा गया कि रेड फ्लावर भी हैं, इसके वाइट भी हैं, पिंक भी हैं। मीन्स कि इसमें क्या हो रहा है कि जो एलील है वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है किस पे, रिसेसिव वाले या अदर एलील पे। इसमें क्या होता है कि F1 जनरेशन में रेड फ्लावर लिया गया और वाइट, रेड को डोमिनेट माना गया और वाइट को रिसेसिव, इनका क्रॉस कराया गया, देखा गया पिंक आ गया, मिस इंटरमीडिएट आ गया, इसमें ब्लेंडिंग शो हो गया। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, F1 जनरेशन में ये देखने को मिला। फिर जब इसका F2 में क्रॉसिंग कराया गया, मीन्स पिंक से पिंक का जब क्रॉस कराया गया, इस तरीके से मान लीजिए इसका अगर आया, कैपिटल आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर, तो यहाँ पे क्या होगा, रेड बनेगा, इसके अलावा पिंक बनेगा, फिर क्या बनेगा, पिंक बनेगा, और इसके बाद क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा। मीन्स कि 1:2 रेशियो अगर फिनोटिपिक बाहर से देखने को मिलेगा कि एक रेड फ्लावर होगा, 2 पिंक होगा, 1 व्हाइट होगा, और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, आगे देखते हैं। ये हो गया राउंड येलो और ये हो गया रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस में लिया था, इस तरीके का क्रॉस कराया, यहाँ पे गैमेट्स बने। जो गैमेट का जो फॉर्मूला होता है उसका होता है 2 की पावर n। n क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन होंगे। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन मीन्स इस तरीके से अगर कुछ प्रेजेंट है तो ये हेट्रोजाइगस है, मीन्स यहाँ पे 2 होंगे, एक ये हेट्रोजाइगस एक ये, तो इसमें क्या होगा 2 की पावर 2 मतलब कि 4 गैमेट्स बनेंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर वाई हो गए, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनका जब क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि राउंड येलो है, तो फिर इनकी अब सेल्फिंग कराई गई। ठीक है, यहाँ पे सेल्फिंग होगा आर वाई फिर स्मॉल आर वाई, इस तरीके से करा के ढेर सारे इस तरीके के सीड ऑब्टेन किए गए। यहाँ पे जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है या फिर रेशियो है, हम इसको बोल सकते हैं 9:3:3:1। ठीक है, F2 जनरेशन का। अब आगे चलते हैं। आगे है कि क्रोमोसोमल थ्योरी जब चल रही थी उस समय किस तरीके से क्रोमोसोम अपने आप को, या फिर हम बोल सकते हैं किस तरीके से मियोसिस हो रहा है जर्म सेल में। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इंटरफेस होता है, मियोसिस होता है या फिर माइटोसिस होता है सेल साइकिल में। ठीक है, G1 S G2 फेज किस में आते हैं, इंटरफेज में आते हैं। G1 में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे, लेकिन S में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे बट क्रोमोसोम का अमाउंट दुगना हो जाएगा। यहाँ पे S फेज को गायब कर दिया गया, यहाँ पे G2 फेज को दे दिया गया कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, सेम है बट इसका अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया। मियोसिस फर्स्ट हुआ, इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं बट यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मियोसिस सेकंड एनाफेज में क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए, सब बिखर गए इस तरीके से, और जो जर्म सेल बना इस तरीके से बना। मीन्स कि बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम अपना इजीली सिग्रीगेट हो गए। ठीक है, जर्म सेल में। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, किस तरीके से क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली बिना अपने पड़ोसी के देखे अपना ही क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंटली सिग्रेट हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये हो गया मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज स्टेज है, यहाँ सेंट्रोमियर जुड़े हैं, सेम इस तरीके से हुआ। सेकंड में क्या हुआ, सेंट्रोमियर टूट गए। ठीक, इस तरीके से हुआ, जर्म सेल में इस तरीके से आ गया। लेकिन अगर हम इसको मान लीजिए रेड इधर कर दिए और ग्रीन इधर कर दिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कर दिए, तो अब भी यही सेम होगा। मीन्स कि देखने को यही मिल रहा है कि चाहे कैसे भी क्रोमोसोम जोड़े रहे किसी भी फेज में, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली क्या होंगे, अपने आप को असॉर्ट करेंगे, जो उनका मटेरियल रहेगा उसको लेके अपने अपने जर्म सेल में चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे था लिंकेज। लिंकेज का क्या रिजल्ट था, 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जिसको कंडक्ट कराया था TH मॉर्गन ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल देखा था, इन्होंने दिया था कि एक्सपेरिमेंटल क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था। इन्होंने किस में देखा था, इन्होंने देखा था एक फ्रूट फ्लाई में। फ्रूट फ्लाई कैसी थी, इन्होंने लिया क्या था, जो पेरेंट कैसा था, फीमेल थी, फीमेल की जो बॉडी थी वो येलो थी, उसकी आंखें जो थी व्हाइट थी। ठीक है, जो मिल्क था उसकी बॉडी बोल सकते हैं ब्राउन थी, उसकी आंखें रेड थी। उन्होंने इसको लिया था, ये पेरेंट वाला पार्ट है। इनका देखिए F1 जनरेशन में क्रॉस करा इस तरीके से। एक चीज ये था कि 98.7% जो होते हैं पेरेंटल है, मीन्स कि यहाँ पे लिंकेज ज्यादा है, तो रिकमेंडेंट 1.3। लिंकेज का मतलब क्या होता है, ये क्या है, लिंकेज हम बोल सकते हैं डीमेरिट्स हैं किसके, डाई हाइब्रिड क्रॉस के। जो ये हमने पढ़ा है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, इसका क्या है, ये डीमेरिट्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लिंकेज में एक क्रोमोसोम है तो यहाँ पे ही पास पास दोनों ही जीन साथ साथ रहेंगे। जब यहाँ पे क्या होगा, बोल सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट बनेगा या फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, तो ये एक साथ दोनों ही जीन एक साथ साथ जाएंगे, ये दोनों एक साथ जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो लिंकेज होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, डिस्टेंस जितना कम होगा, जितने पास पास वो क्रोमोसोम या जीन होंगे, एलील होंगे, कहाँ पे पास पास जब होंगे वहाँ पे लिंकेज क्या होगा, ज्यादा होगा। मीन्स कि यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेंगे। रिकॉम्बिनेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लिंकेज को। आप इससे याद करिए, या फिर ये भी याद करिए कि जो रिकॉम्बिनेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस जितना ज्यादा वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बनेंगे। मीन्स कि अगर यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए क्रोमोसोम में एक एलील यहाँ प्रेजेंट दूसरा यहाँ, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बनेगा। ठीक है,
ये पूरा दिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल में किस तरीके से किया जाएगा, XY होते हैं, फीमेल में XX होंगे, एलोसोम होंगे, मीन्स की ऑटोसोमल तो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे ही 44 पेयर, ठीक है, लेकिन टू जो होंगे मीन्स 1 पेयर जो होंगे ऐसे होंगे सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलोसोम। यहाँ पे क्या होगा, XY, मेल क्या होता है, हेट्रोगैमी शो करता है, मेल ही डिसाइड करेगा कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं डॉर्सोफिला में भी सेम है कि मेल ही डिसाइड कर रहा है, ये भी क्या हेट्रोगैमी शो कर, XY है, फीमेल XX है, लेकिन मुर्गी में ऐसा नहीं होता है, जो बर्ड्स है उनमें ऐसा नहीं होता है। फीमेल क्या होती हैं, ये हेट्रोगैमी शो करती हैं, इनमें होता है ZW, ये डिसाइड करेंगे कि जो चूजा है वो मुर्गी होगी या मुर्गा होगा, ठीक है। तो जो ये बोलेंगे कॉक है, ये इसका क्या होगा, ZZ होगा, मीन्स मेल बर्ड क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे, लेकिन जो फीमेल बर्ड होंगी वो हेट्रोजाइगस होंगे। आगे चलते हैं, मेल को रिप्रेजेंट किया जाता है ये स्क्वायर से, सर्कल से किया जाता है फीमेल को, इस तरीके के रहेगा, वो बोलेंगे अनस्पेसिफिक सेक्स है ये। अगर कलर आ गया तो ये अफेक्टेड मीन्स इस इंडिविजुअल को बीमारी है, ठीक है। एक लाइनिंग दिखाई गई तो मेटिंग हो रहा है, अगर ढेर सारी लाइनिंग है तो मिस मेटिंग बिटवीन रिलेटिव, बहुत सारे रिलीजन में क्या होता है, खानदान में शादी हो जाती है, तो इसको रिप्रेजेंट इससे किया जाएगा मेटिंग बिटवीन रिलेटिव से, ठीक है। यहाँ ऊपर वाले पेरेंट्स होंगे, नीचे इनके बच्चे होंगे, ठीक है, ये होंगे पेरेंट्स, ये इनका बच्चा क्या है, अफेक्टेड है बीमारी से। ये ऐसे 5 बोल सकते हैं अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, इनके 5 बच्चे हैं, 5 संतान है, लेकिन इन्हें कोई बीमारी नहीं है, मीन्स जेनेटिक बीमारी नहीं है। अब आगे देखते हैं बीमारी, देखते हैं कौन कौन सी है। अब देखिए ये ऊपर के हमेशा पेरेंट्स होंगे, नीचे इनके बच्चे होंगे, इनकी पूरी फैमिली ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो फीमेल उसको बीमारी है, अब एक ट्री उठा लीजिए, मान लीजिए मैंने इसको उठाया, ठीक है, इसमें बीमारी है, इसके जो बच्ची है लड़की उसको बीमारी, उसकी शादी किसी और से, लेकिन उसके बच्चे बीमारी, मीन्स कि क्या है, ऑटोसोमल है प्लस डोमिनेट है, मीन्स कि आगे चल के भी इनके जो ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं उनको बीमारी हो रही है। तो इसका एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो है पेरेंट्स, नीचे उनके बच्चे, इनमें कोई बीमारी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन इनके कुछ बच्चे अफेक्टेड हैं, एक फीमेल है एक मेल, उनको बीमारी है, ठीक है। मान लीजिए इसकी एक जो लड़की थी उसने शादी कर ली एक आदमी से, ठीक है, एक मेल से कर ली, लेकिन लड़की में भी बीमारी दिख नहीं रही, मिस कहीं ना कहीं बीमारी है कि नहीं, अब उसके बच्चे में ही पता चलेगा। तो इन्हें मेटिंग के इनके बच्चे हुए 3, मेल में बीमारी दिख गई, ना इनके पेरेंट्स में कोई बीमारी सामने नजर आई, ना जिससे उसने शादी की उसमें आई, ना उसके अंदर खुद नहीं आई, ठीक है। इसका जो हस्बैंड होगा वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन जो ये फीमेल है उसको कहीं ना कहीं उसके पास कोई कैरियर जीन ऐसा होगा जो छिपा होगा, जो उसके बच्चों को बीमारी कर दे, तो ये क्या हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट हो गया, ठीक है, छिपा हुआ है। इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। अब देखते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में कि किस तरीके से इसमें अफेक्टेड जीन होते हैं। यहाँ पे देखिए HBA पेप्टाइड, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये नॉर्मल जीन है, यहाँ HBA जीन जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये सिकल सेल एनीमिया में जो अफेक्टेड होते हैं, अफेक्टेड जीन का मतलब ये है कि यहाँ पे GAG से GAT हो जाता है, जो mRNA है GAG से GUG होगा, ठीक है। यहाँ पे पायरिमिडीन से क्या हो जाता है, प्यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरीके से कोडिंग जो होता है, ठीक है। यहाँ पे 6 पोजीशन पे क्या होगा, जो इनका बीटा चेन होगा उस पे क्या होता है, 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाती है, जिसकी वजह से जो शेप होता है RBC का वो सिकल लाइक हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया बीमारी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है ये, इसको बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं डाउन सिंड्रोम में क्या दिया गया है, डाउन सिंड्रोम में ये दिया गया है कि एक बच्चा है, ठीक है, इसमें बीमारी क्या होता है कि इस बच्चे में कि जो 21 क्रोमोसोम होता है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, मीन्स ऑटोसोम की बात की जा रही है कि 21 जो क्रोमोसोम है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी, ठीक है। यहाँ पे एक एडिशनल इसमें में क्या होगा, 47 क्रोमोसोम होगा, क्योंकि ह्यूमन का बच्चा है तो 46 क्रोमोसोम हम लोग में होते हैं, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमन कॉपी कहाँ जाएगी, 21 क्रोमोसोम के साथ, तो ट्राइसोमी शो करेगा। हम बोलेंगे इसके पास कितना टोटल है, 47 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। जो डाउन सिंड्रोम होगा इसमें क्या होगा, जो बच्चा होगा उसका सर क्या होगा, फ्लैट होगा, ठीक है, उसके बहुत ढेर सारे मिस हम बोल सकते हैं फ्लैट हेड होगा, और ढेर सारे हाथों में क्या होंगे, क्रेसेस मिस बहुत लकीरें होंगी, छोटा सा ये जो प्लाम होगा इसका बहुत छोटा सा होगा, फिंगर भी क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत लूप्स के फॉर्म में होंगे। इसका मुंह भी क्या होगा, बिग होगा और रिंकल्ड, इसकी जो बोल सकते हैं टंग है वो थोड़ी सी टेढ़ी होगी, ठीक है, रिंकल मिस कटा हुआ होगा। और इसके साथ साथ ये बचपन मतलब हम बोल सकते हैं बाई बॉर्न ये बीमारी लेके आया है हार्ट डिसीज,
ठीक है। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। अब आगे देखिए क्लाइनफिल्टर, ये क्या होता है मेल में, इसमें भी क्या होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है एक्स का, मीन्स इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक बढ़ जाता है, इसका भी क्या होगा 47 क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, ये सिर्फ मेल में होता है, जो मेल होता है बेचारा स्टेराइल हो जाता है, उसमें फीमेल जैसे हम बोल सकते हैं फीमेल जैसे स्ट्रक्चर ग्रो करने लगता है, जैसे कि ब्रेस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, इसमें क्या होता है इसमें एक्स क्रोमोसोम जो होता है फीमेल में गायब हो जाता है, मीन्स इसके पास क्या हो गए 45 क्रोमोसोम हो गए। तो ये क्या हो गया मोनोसोमी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गए टर्नर सिंड्रोम हो गए। यहाँ पे दोनों ही केस में क्या होगा कि दोनों ही स्टेराइल होंगे, बच्चा नहीं पैदा कर सकते। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। अगर किसी भी डायग्राम में किसी भी प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगी। ये जितनी भी डायग्राम मैंने बताए हैं सब कुछ एनसीईआरटी का है। ठीक है, इसका हमने एक साथ पीपीटी बना दिया है क्लास 12 के एनसीईआरटी का। आज मैंने हाफ कंप्लीट किया है, कल पूरा कंप्लीट कर दूंगी एक सेशन लेके। ठीक है, तो आपको इसका जो ये पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये पीपीटी वहाँ मिल जाएगी, तो आप ईजिली देख सकते हैं। बाकी किताब तो है ही, आप वहाँ से पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।